नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSD फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 20वां एपिसोड का चौथा भाग है। ये पिछले चारों एपिसोड में हमने इमोशनल मेमोरी की बात की थी और अभी ये जो चौथा एपिसोड है इसमें भी बात करेंगे भावनात्मक स्मृति, इमोशनल मेमोरी। तो पिछले 3 एपिसोडों में हम इस संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। किस तरह आंतरिक प्रेरणा जगाना चाहिए, किस तरह अंतश्चेतना से प्रेरणा जगाना चाहिए और किस तरह से पुरानी जो हमारे भोगे गए अनुभवों की जो मेमोरी है, इमोशनल मेमोरी है, वो किस तरह जागृत होती है और किस तरह उसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। इन सब के बारे में बात हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इमोशनल मेमोरी, जो भावनात्मक स्मृति के बारे में स्टैनिस्लॉवस्की ने कुछ और सूत्र बताए हैं, जिसमें आंतरिक और बाहरी रंगमंच की व्यवस्थाएं, पार्श्व संगीत, मंची आवश्यक सामग्रियां, प्रॉपर्टीज, ध्वनि प्रभाव और निर्देशिकी प्रवीणता इत्यादि अभिनेता को भूमिका की संरचना में किस प्रकार सहायक होते हैं when he uses the emotional memory। स्टैनिस्लॉवस्की ने क्या कहा कि भावनात्मक स्मृतियों को जगाने और उन्हें सक्रिय करने में रंगमंच की जो व्यवस्था और जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उन्होंने कहा कि भाई इस जो अलग अलग दृश्य सीन्स होते हैं, दृश्य बंद होते हैं, का स्वरूप अभिनेता की मनोभावनाओं के निर्माण, उनकी रचनाशीलता को जगाने और फिर उन्हें प्रसंग के अनुरूप सक्रिय करने में सहायता करता है। मंच पे रखी हुई प्रॉपर्टीज, मंच पे उपयोग की जा रही लाइट्स, मंच पे उपयोग की जा रही ध्वनि इफेक्ट्स, इसी प्रकार अनेक तरह की ध्वनियाँ, प्रकाश की विशेषताएं भी उनके मनोभावों को बनाने में और उन्हें रूपांतरित करने में, उनके प्रभाव को बढ़ाने में सहयोग देती हैं। स्टैनिस्लॉवस्की जहाँ पर छात्रों को प्रशिक्षण देते थे, वहाँ पर उन्होंने एक डाइनिंग हॉल का सेट लगा रखा था, एक शयन कक्ष का, बेडरूम का। अब वो एक दिन जब लड़के सब आए तो उन्होंने, जो छात्र थे उनके प्रशिक्षण केंद्र के, वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग हॉल को बेडरूम में परिवर्तित कर दिया गया है और बेडरूम को डाइनिंग हॉल में परिवर्तित कर दिया गया है। तब उन्होंने इस बात को स्टैनिस्लॉवस्की सर से कहा कि सर ये क्या किया आपने, हम तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर स्टैनिस्लॉवस्की जी ने कहा कि देखो भाई, जो हमने करना था हमने कर दिया है, अब आप अपने हिसाब से जो भी व्यवस्था जमाना चाहते हैं वो कर लो। फिर वो छात्रों ने कहा कि ये जो फर्नीचर यहाँ रखा गया है बहुत भद्दा है, अच्छा नहीं दिख रहा है और पुराना बहुत है। तो स्टैनिस्लॉवस्की सर ने कहा कि भाई देखो, जो फर्नीचर जहाँ रखा है उसको आप कहीं स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन अभी कहीं से नया फर्नीचर मंगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर छात्रों ने क्या किया कि छात्र जो थे उन्होंने फर्नीचर और प्रॉपर्टीज़ को अपने मनोभाव और अपने सीन के हिसाब से उन्होंने जमा दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने कुछ फर्नीचर को इधर किया, कुछ फर्नीचर को उधर किया, और उसके बाद बदली हुई स्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी परिवर्तित मनोभावनाओं की विवेचना की। अंततः जब उन्होंने रंगमंच को यथासंभव सुव्यवस्थित कर लिया तो उन्होंने प्रकाश और ध्वनि की मांग की कि सर प्रकाश और ध्वनि का क्या। तो फिर प्रकाश की स्थिति और ध्वनि को समायोजित किया गया, वहाँ पर लगाया गया, और क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकाश मध्यम किया गया, उससे वातावरण शांत हो गया, फिर सब कुछ अच्छा लगने लगा। परंतु जब अंधेरा और बढ़ा तो विषाद की भावनाएं गहराने लगी, छात्र कुछ चिंताशील हो गए, कुछ की पलकें भारी होने लगी, फिर तेज हवा चली,
एक तूफान जैसा आया, अंधड़ आ गया, खिड़कियों के पल्ले हिलने लगे, गर्जना का स्वर सुनाई देने लगा और भी अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी और तभी पानी बरसने लगा और उसके बाद पानी के बाद पल्लों पर ओले गिरने लगे। यह बदला हुआ माहौल निराशा की भावनाओं को तेज कर रहा था। फिर बाहर का शोर शांत हुआ। पास के कमरे से दीवार घड़ी की टिक टिक की जोर से सुनाई देने लगी। कोई पियानो बजाने लगा जिसमें पहले कोमल स्वर उभरे, फिर शोक के स्वर उठने लगे। चिमनियों का शोरगुल भी बढ़ गया, अवसाद का भाव फैलने लगा। शाम होने पर रोशनी फिर जला दी गई, पियानो का बजना भी बंद हो गया। कुछ दूर पर दीवार घड़ी ने 12 के घंटे बजाए। आधी रात, अंधेरे का साम्राज्य, यदा कदा किसी हार्न के गाड़ी के हार्न का शोर, फिर ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। अंततः सभी ध्वनियाँ शांत हो गई, चारों ओर मौन व्याप्त हो गया। फिर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि पूरी छायाएं उतर रही हैं। सवेरा हो गया। सूर्य की पहली किरण जब कमरे में आई तो शांति का अनुभव हुआ। अब स्टेनलेसवास्की की कक्षा के एक छात्र वान्या ने यह सब देख सुनकर बड़े उत्साह के साथ कहा कि वास्तविक जीवन से तो उसे यह सब अधिक अच्छा लगा। वास्तविक जीवन से तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगा। एक अन्य छात्र ने कहा कि सामान्य जीवन में यह परिवर्तन बड़े धीरे धीरे होते हैं, इसलिए मनोभाव के बदलने की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन जब 24 घंटों को कुछ मिनटों में ही बदल दिया जाए तो प्रकाश के बदलते हुए स्वरों का प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। स्टेनलेसवास्की ने इस पर कहा कि चारों ओर की परिस्थितियों को बदलने का प्रभाव भावनाओं पर अधिक पड़ता है। यह प्रभाव मंच पर तो होता ही है, वास्तविक जीवन में भी दिखाई पड़ता है। और एक समर्थ निर्देशक के हाथों में, कॉम्पिटेंट डायरेक्टर के हाथों में ध्वनि और प्रकाश के बदलने की ये साधन बड़े रचनात्मक और कलात्मक माध्यम बन जाते हैं। उन्होंने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब एक नाटक का बाहर से बनाया हुआ स्वरूप अभिनेताओं के आध्यात्मिक जीवन से बंधा हुआ होता है तो वह रंगमंच पर वास्तविक जीवन की तुलना में प्रायः अधिक महत्व ग्रहण कर लेता है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वह उसकी मनोदशा, भावनाओं की सामर्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थितियों में परिदृश्य निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्टिक हो जाता है ये पूरा परिवेश। उदाहरण के लिए अब हम किसी दृश्य बंद में, एक सीन में एक भक्त को प्रार्थना करते हुए दिखाना चाहते हैं तो पार्श्व में बजती हुई मंदिर की घंटियां और श्लोकों का पाठ दर्शक को भली भांति ये सूचित कर देगा कि मंदिर में प्रार्थना की जा रही है और प्रार्थना करने वाला अभिनेता, जो भक्त बना है, वो अभिनेता अपनी भूमिका में होने का अनुभव करने लगता है। तो ये है ताकत संगीत की, प्रकाश की। एक छात्र ने जिज्ञासावश पूछा कि जब कोई निर्देशक एकदम शानदार दृश्य बंद का, सीन्स वगैरह का बिल्कुल कर लेता है निर्माण, लेकिन वह नाटक की आंतरिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बैठता, तब फिर क्या होता है? तब फिर स्टेनलेसवास्की ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसा अक्सर होता है। उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि उसकी अनुभूति अभिनेताओं को गलत रास्ते पर ले जाती है तथा उनकी भूमिकाओं के लिए व्यवधान खड़े कर देती है। एक छात्र ने जानना चाहा कि मंच पर जब ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो और व्यवस्था सीधी सादी हो तो प्रसंग के अनुरूप नहीं होती तो क्या होता है? स्टेनलेसवास्की ने बताया कि इसका नतीजा और भी बुरा होता है। पर्दे के पीछे निर्देशक के साथ कार्य करने वाले कलाकार सीधे साधे मंच की व्यवस्था से भी विरोध भाव उत्पन्न करते हैं। वह मंच पर अभिनेताओं का ध्यान बांधे रखने के बजाय हटा देते हैं, फिर वे उन्हें फुट लाइट्स की दूसरी ओर दर्शकों के निर्णय के लिए फेंक देते हैं। नाटक की बाहरी व्यवस्था निर्देशक के हाथों में एक दुधारी तलवार की तरह होती है जो दोनों ओर से काटती है। यह समान रूप से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। स्टेनलेसवास्की ने कहा कि हर अच्छा दृश्यबंद, हर अच्छा सीन रंगमंच की सुंदर व्यवस्था अभिनेता की सहायता करती है और उसकी भावनात्मक स्मृति को प्रभावित करती है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से कहा छात्रों को
कि वह कैसे सुंदर दृश्यबंध की कल्पना करें जो रंग रेखा और परिदृश्य के निर्माण की विलक्षण क्षमता वाले किसी कलाकार के द्वारा रचा गया है। वह दृश्यबंध सीन दर्शक दीर्घा से देखे जाने पर सभी को पूर्णतः मुग्ध कर लेता है, लेकिन जब अभिनेता उसके निकट जाते हैं अथवा निकट से देखते हैं तो उनका सम्मोहन टूट जाता है। वह मंची व्यवस्था सामान्य दृष्टि में चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, मूल्यहीन हो जाती है। उसमें चौड़ाई और ऊंचाई तो होती है लेकिन गहराई नहीं हो। रंगमंच के संदर्भ में जिसके बिना वह दृश्य निर्जीव हो जाता है, उन्होंने आगे कहा कि अपने अनुभव से तुम यह भली भांति जानते हो कि बिना सामग्री के खाली रंगमंच एक अभिनेता को कैसे लगता है। उस पर ध्यान को केंद्रित करना उसके लिए कितना कठिन होता है, और फिर एक छोटे से अभ्यास या साधारण से प्रसंग को प्रदर्शित करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्रकाश की और उसकी व्यवस्था होती है, वो उसमें अगर कमतरी हो जाती है या सही तरीके से नहीं होती है तो अभिनेता का ध्यान जो है वो भटक जाता है। अब आप उन्होंने कहा कि कल्पना करिए कि आप ऐसा रंगमंच खाली है बिल्कुल, और वहाँ पर कोई ऐसा अलग से कुछ रंग सज्जा वगैरह नहीं की हुई है, मंच सज्जा वगैरह नहीं की हुई है, तो वहाँ पर आप हैमलेट करो, ओथेलो या मैकबेथ की भूमिका का प्रदर्शन करने की कोशिश करोगे तो क्या तुम सही प्रदर्शन कर पाओगे? निर्देशक की सहायता के बिना गतिविधियों की समुचित योजना, बिना उस सामग्री के जिसका तुम सहारा ले सको, बैठ सको, चल सको, उसकी ओर जा सको, अथवा जिसके चारों ओर अपने को इकट्ठा कर सको, कितना कठिन होता है। इस कठिनाई का कारण है क्योंकि हर परिस्थिति जो रंगमंच पर तुम्हारे लिए तैयार की जाती है उसे तुम्हारी आंतरिक मनोदशा को बाहरी आकार प्रदान करने में सहायता होती है। यहाँ वैसी व्यवस्था खड़ी नहीं की गई है, इसलिए रंगमंच पर तीसरे आयाम परिदृश्य की गहराई की व्यवस्था अनिवार्य है, जिसमें तुम चल फिर सको, जी सको, अपनी अपेक्षा के अनुसार विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं कर सको। अब इसको हम देखते हैं, जो बातें हुई हैं उसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम वर्तमान में प्रचलित रंगमंच व्यवस्था की चर्चा करें तो एक पात्रीय अभिनय और प्रयोगात्मक शैली में किए जाने वाले नाटकों में रंगमंच पर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं रखी जाती, फिर भी अभिनय कौशल के सर्वोत्तम प्रदर्शन से नाटक सफल होता है। फिर भी मंच पर कम से कम प्रॉपर्टीज़ रखकर भी नाटक को प्रभावशील बनाया जा सकता है। पार्श्व संगीत और प्रकाश व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा अभिनेता को अपनी आंतरिक प्रवृत्तियां जगाने में मदद मिलती है, और साथ ही वह अपने अभिनय को साकार और सार्थक कर सकता है। अभिनेता स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे बताया, अभिनेता वस्तुतः एक ऐसा उपयुक्त दृश्य विधान चाहता है जो उसकी मनोदशा और उद्देश्य के अनुरूप हो। यही दोनों ऐसे तत्व हैं जो दृश्य बंध के निर्माण की व्यवस्था करते हैं। उसके साथ ही वह भावनात्मक स्मृति के उत्प्रेरक भी होते हैं, उसको और आगे बढ़ाने की पूरी मदद करते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की का यह मानना था कि सामान्य धारणा के अनुरूप निर्देशक अपने सारे भौतिक साधनों यथा सीन, दृश्यबंध, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रभाव और अन्य सहायक उपकरणों का उपयोग जन साधारण को प्रभावित करने के प्राथमिक उद्देश्य से करता है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। हम इन साधनों का उपयोग अभिनेता को प्रभावित करने के लिए करते हैं, और हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि उन्हें अपना ध्यान मंच पर केंद्रित करने में सुविधा हो। यहाँ बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो खड़े इंद्रजाल का मतलब क्या, अलग अलग तरह के जो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, जो उसको पीछे पर्दे वगैरह लगाए गए हैं और जो रंग सज्जा रूप सज्जा की गई है, तो वो जो इंद्रजाल खड़ा होता है वो उसकी क्या करते हैं बड़े बड़े अभिनेता, उसको इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, और दर्शक दीर्घा में अपना ध्यान केंद्रित करने में रुचि लेते हैं। वो अभिनेता क्या करते हैं, दर्शकों के साथ खेलना चाहते हैं अपने अभिनय से, न तो स्वयं नाटक या ना उसकी वास्तविक अभिप्राय ही उनके ध्यान को फुटलाइट्स की इस ओर ला पाता है। ज़्यादातर उनका ध्यान दर्शकों और प्रेक्षकों की तरफ ही रहता है। अभिनेता के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि रंगमंच पर जो वस्तुएं हैं उन्हें देखने, उन पर दृष्टि केंद्रित करने की कोशिश करो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव ग्रहण करने की कोशिश करो, स्वयं को उसे समर्पित कर दो। आपका सह कलाकार क्या बोल रहा है
और आपका डायलॉग क्या है उस पर ध्यान दो। संक्षेप में कहा जाए तो हर उस वस्तु का प्रयोग करो जो तुम्हारी भावनाओं को जगा दे। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्टानिस्लॉवस्की ने स्वयं अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया। वे इन दिनों गोर्की के एक नाटक लोअर डेप्थ्स में सेटिन की भूमिका कर रहे थे। उसके अंतिम अंक के आत्म संवाद में उन्हें सार्वभौमिकता की भावना जगानी थी, लेकिन वे प्रयत्न करके भी अपने कंठ स्वर में त्रास की भावना नहीं जगा पा रहे थे। एक दिन सोचते विचारते उन्हें अपने जीवन के कुछ त्रासद प्रसंगों की याद आई, स्मरण हुआ। उन्हें लेकर दूसरे या तीसरे प्रदर्शन के समय वह उनको भंगिमा सहज रूप से उपलब्ध हो गई। क्या जब वो रिट्रोस्पेक्टिव पीछे गए और उन्होंने जो भी गंभीर और जिसको दुख भरे अपने जो उनकी भावनात्मक स्मृति थी उसको उन्होंने रिकलेक्ट किया और फिर उसका उपयोग किया, तो फिर क्या हुआ कि अपने अभिनय में वह भंगिमा सहज रूप में उत्पन्न हो गई। यह जानने के लिए कि कैसे संभव हुआ, उन्होंने एक लब्ध प्रतिष्ठित अभिनेता से बातचीत की। अभिनेता ने समझाया कि जैसे मुरझाए हुए फूल को फिर से खिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही रंगमंच पर आकस्मिक प्राप्त संवेदन को अभिनेता दोहरा नहीं सकता। एकदम से वो घटता है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसे वो चमक के और लुप्त हो जाता है। वो क्या होता है हमारे चेतन से अवचेतन में चला जाता है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। तो मृत वस्तु के साथ अपना समय बर्बाद करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि उस फूल की चिंता छोड़ दी जाए, पौधों की जड़ों को पानी दिया जाए और नए पौधे लगाए जाए। स्टानिस्लॉवस्की ने आगे बताया कि अभिनेता ठीक इसके विपरीत दिशा में काम करते हैं। उन्हें अगर एक भूमिका में कोई सफलता मिल गई तो उसे दोहराना चाहते हैं, सीधे अपनी भावनाओं की ओर जाते हैं, लेकिन उनका यह प्रयास प्रकृति के सहयोग के बिना फूलों को उगाने की कोशिश करने जैसा है। जब तक वे बनावटी फूलों से संतोष करने की इच्छा छोड़ेंगे नहीं, जब तक वे बनावटी फूलों से संतोष करने की इच्छा नहीं छोड़ देते, तब तक वे वास्तविक फूलों को उगाने के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। अभिनय सहज होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए, उसमें कुछ बनावट नहीं होना चाहिए। आपने कोई पिछले नाटक में उस रोल को किया और वो रोल बहुत अच्छा लोगों को लगा, पसंद आया और आपको भी अच्छा लगा, आप वही हरकतें और वही भावनाएं अगर आप लाएंगे तो वो अभिनय निर्जीव हो जाएगा। उस अभिनय को दर्शक जो है वो अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे। उस भावना के संबंध में मत सोचो, वरन उस कार्य में अपना मन लगाओ जिससे वह उत्पन्न होती है। यह देखने की कोशिश करोगे कौन सी वे परिस्थितियां थीं जिन्होंने उस अनुभव को जन्म दिया था। फलों से आरंभ मत करो, फल की बात मत करो। जो कुछ पहले घटित हुआ उसके तार्किक परिणाम के रूप में वे स्वयं उस समय प्रकट हो जाती हैं वो चीज़ें। स्टानिस्लॉवस्की ने लिखा कि मेरा यह अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि जागरूक भावना से फिर उसके उत्प्रेरक की ओर जाना चाहिए। क्या चीज़ें थी जो उसको तुमको उधर प्रेरित कर रही थी। इस रीति को अपनाकर अभिनेता अपनी इच्छा से किसी भी वांछनीय संवेदन को दोहरा सकता है, उस आकस्मिक भावना को, उस वस्तु स्थिति को फिर से खोज सकता है, फिर उसे उत्प्रेरित किया और उस उत्प्रेरक से वह उस अनुभूति की ओर रास्ता बना सकता है। तो मित्रों, ये था हमारा भावनात्मक स्मृति के लिए हमारा 20वें एपिसोड का चौथा भाग, और हम भावनात्मक स्मृति के चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। अब अगले चैप्टर में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, समझने की कोशिश की। मेरा चंद्रशेखर बिरथरे चैनल यूट्यूब पे जो है उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।